कि उन्हें पता है इस उम्र में दौड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी, एक ठोकर लगी और हड्डी गई। तो क्योंकि वो जानते कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से सारे काम धीरे धीरे करेंगे। तो यानी कि हम सब क्या कर रहे हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से अपना काम कम कर रहे हैं। हम सारे अपनी क्षमता के हिसाब से अपना काम कम करते जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारी उम्र हो गई, अब हमसे उतनी तेजी से काम नहीं होगा जितनी तेजी से हम तब कर लिया करते थे। ठीक वैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, दिल की भी उम्र बढ़ रही होगी। चाहे जब आप 80 के हो गए तो दिल भी तो 80 का होगा, उसकी भी तो उम्र बढ़ रही है। तो क्या बेचारा दिल ये बोल सकता है कि देखो भाई आज मैं हो गया हूँ 80 का, आज से मैं सिर्फ 5 बार धड़कूंगा, बता दो कितने टाइम पे धड़कना है। मैं पूरा दिन नहीं धड़क रहा भाई, मेरी उम्र हो गई है, मेरे में जान नहीं है, मैं नहीं कर सकता इतना काम। क्योंकि आप अपनी क्षमता के साथ अपना काम कम कर रहे हो तो क्या मैं नहीं करूंगा? लेकिन वो बेचारा ये नहीं कर सकता, उसके पास ये ऑप्शन ही नहीं है। उसको बोला तेरा वही काम है, तेरे को उतना ही धड़कना है। तो क्योंकि उसकी उम्र बढ़ रही है तो उसको पोषण की भी जरूरत बढ़ती जा रही है। तो एल-आर्जिनिन अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो दिल के खाना आप उसे बोल सकते हो। जैसे दिल की उम्र बढ़ रही है, हमें खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक वैसे ही एल-आर्जिनिन आपके दिल को ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है ताकि आपका दिल बढ़ती उम्र के साथ भी अच्छा रहे, हेल्दी रहे और धड़कता रहे। अब एल-आर्जिनिन है क्या? एल-आर्जिनिन एक तरह का अमीनो एसिड है। आर्जिनिन एक तरह का अमीनो एसिड। अमीनो एसिड सब जानते हैं? यस। अमीनो एसिड छोटे-छोटे यूनिट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अगर आपकी बॉडी में अमीनो एसिड नहीं है तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। अमीनो एसिड जरूर चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। तो एक तो ये आपके शरीर में प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है, दूसरा ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें 5 ऐसे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं जो कि हमारे हार्ट को सपोर्ट देते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से वो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पहले है कुछ वाइटामिन के सेट हैं, 3-4 वाइटामिन हैं जो कि मिलके हमें स्ट्रेंथ देते हैं हमारे दिल को। एक लाइकोपीन एक पिगमेंट होता है वो इसमें डाला हुआ है, एक फॉलिक एसिड है जिसको हम विटामिन B9 भी बोलते हैं, एक रेस्वेटरॉल है। कितने हो गए? 5 हो गए? 4 हो गए। जो 5वां है वो है खुद आर्जिनाइन, भाई वो भी तो डाला है, सबसे ज्यादा मात्रा में तो वही डाला है। तो आर्जिनाइन, लाइकोपीन, कुछ विटामिन, रेस्वेटरॉल और फॉलिक एसिड, ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मिलकर हमारा एल-आर्जिनिन का पूरा सैशे बनाते हैं। अब देखते हैं ये सारे एक करके काम क्या करते हैं। ये सबको हमने इतने सारे क्यों डाले, सिर्फ आर्जिनाइन दे देते, इन सबका पर्पस क्या है डालने का, एक करके वो सारी चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन B6, B12 एंड फॉलिक एसिड को विटामिन B9 भी बोलते हैं। सारी कर क्या रहे हैं, नेचुरली हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बुरा कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करता है। उसके बाद उसमें लाइकोपीन। टमाटर किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। इंजेक्शन डाल के लाल करते हैं, नेचुरली लाल होता है? नेचुरली होता है। पालक किस रंग का होता है? ग्रीन, हरे रंग का होता है। अब जानते हैं जो फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के जो कलर्स आते हैं जो कि नेचुरली आते हैं, हम नहीं डालते, ये पिगमेंट्स की वजह से आते हैं। जो पालक होता है वो हरा होता है, उसमें डलता है, उसमें जो नेचुरली होता है वो होता है क्लोरोफिल जो कि उसको हरा रंग देता है। ठीक वैसे जो टमाटर है वो लाल रंग का है, उसको लाल रंग देता है ये लाइकोपीन। हमारा एल-आर्जिनिन कौन सा रंग का है? रेड, लाल रंग का है। तो उसको लाल रंग प्रदान करने में लाइकोपीन का भी काफी हद तक हाथ है। अब ये सिर्फ एक पिगमेंट नहीं है जो सिर्फ कलर देता है, ये बहुत ही तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही काम का एंटीऑक्सीडेंट है जो कि एक तो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, कलर का कलर दे रहा है, साथ ही साथ हमारे हार्ट के लिए बहुत हेल्दी, हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं उसको ताकत देता है कि हमारा हार्ट अच्छे से धड़क सके। उसके अलावा इसमें रेस्वेटरॉल, बीट जूस यानी चुकंदर का रस। आप जानते हैं चुकंदर का रस में क्यों डाला है? कि इसमें एक तरह का केमिकल होता है नाइट्रेट नाम का जो कि हमारी नसों को क्या करता है? लचीला बना के रखता है। भाई जैसे जैसे आप जानते हैं हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी जो नसें होती है वो कम होती है, सख्त होने लगती है, सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जो हमारी आर्टरीज होती है। इस कंडीशन को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। जो हमारी नसें हैं वो हार्ड हो जाती हैं। अब जब नसें हार्ड हो गई और खून उसमें से तेजी से जाएगा तो क्या होगा? नसों के फटने के चांस बहुत होंगे क्योंकि नसों का लचीला रहना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि नसें हार्ड हो रही है तो उसमें जो हमारा एल-आर्जिनिन है जिसमें कि नाइट्रेट केमिकल है वो करता क्या है? वो जो हमारी नसें है उसको लचीला बना के रखता है ताकि जैसे जैसे खून आए वो
खून के फ्लो के हिसाब से अपने आप को ढाल ले, हार्ड ना रहे ताकि खून आसानी से बॉडी से जाए और बीपी भी कंट्रोल में रहे। उसके बाद विटामिन K2, विटामिन K2 मॉनिटर का काम करता है। क्लास में मॉनिटर क्या करता है, सबको क्लास के अंदर रहने देता है, कोई बाहर नहीं जा सकता अगर मॉनिटर क्लास में। तो K2 भी ठीक वही काम करता है कि मॉनिटर का काम करता है, वो कैल्शियम के घर से बाहर नहीं आने देता। हमारे शरीर में कैल्शियम का घर क्या है, हड्डियां। सारा जो कैल्शियम वो हड्डियों में जाता है। तो इसीलिए तो विटामिन K2 है, क्या कर रहा है हमारे शरीर में कैल्शियम को हड्डियों से बाहर नहीं आने देता। तो ये कहीं ना कहीं हार्ट के साथ साथ हड्डियों पे भी अच्छा इफेक्ट दिखाता है। उसके साथ में विटामिन D3 किसके एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है, कैल्शियम की बहुत जरूरी है विटामिन D3 कैल्शियम के लिए। साथ ही साथ सिर्फ कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन ही नहीं, हमारे कार्डियो हेल्थ के लिए भी, हमारे दिल की हेल्थ के लिए भी विटामिन D बहुत जरूरी है। और लास्ट इसमें है xylitol। किसने एलर्जी चखा हुआ है, टेस्ट ले रखा है, ग्रेट। इसका टेस्ट कैसा होता है, अनार के जैसा खट्टा मीठा। जो मिठास इसमें आती है वो आती है इस xylitol के वजह से। xylitol एक लो ग्लाइसेमिक स्वीटनर है जो कि इसको हल्की सी वो मिठास देता है, इस वजह से उसमें ये टेस्ट आता है। तो अब हमने पढ़ा इसमें क्या क्या है इसमें। अब हम पढ़ेंगे सारे मिलके क्या क्या फायदा देते हैं, क्या क्या फायदा दे रहे हैं। हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हमारा ब्लड प्रेशर उसको नॉर्मल रख रहे हैं, उसको रेगुलेट करके रख रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर में जो दिल है उसकी एजिंग नहीं होने देते, उसको बुढ़ाने नहीं देते, उसको यंग रखते हैं ताकि वो अच्छे से धड़के अच्छे से अपना काम करे। उसके साथ साथ सेक्सुअल हेल्थ, जैसे कि मैंने बताया था आजकल लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपके पास कोई कपल आता है जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, एलार्जिमेंट दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं क्योंकि ये सेक्सुअल फंक्शनिंग को भी बढ़ाता है। मेल फीमेल दोनों को दीजिएगा, अगर कंसीव की प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। उसके साथ साथ ये फिटनेस बढ़ाता है, एंटी एजिंग बेनिफिट देता है, यानी कि आपकी उम्र भी रोकता है, आपको भी हेल्दी रखता है। कोई क्रॉनिक पेन यानी कि बहुत लंबे समय से कहीं दर्द चला आ रहा है, क्या मेरे छाती में या मेरे हाथ में बहुत टाइम से दर्द हो रहा है, उसको भी ये रिलीफ करने में मदद करता है। साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और रिकवरी टाइम को कम करता है। चिकनगुनिया के केसेस अभी भी आपके पास आते हैं कि तब था चिकनगुनिया, लेकिन अब तक उसकी साइड इफेक्ट नहीं गए हैं। तो क्या करेगा, अगर ऐसे भी आपके पास रिकवरी पेशेंट है जिसको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो लेकिन अब वो ठीक हो चुका है लेकिन रिकवर कर रहा है, यानी कि वो कमजोरी, वो थकान वो अब तक उसके शरीर में रह गई है, उसमें भी एलार्जिनाइन बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा रहा है। अब बात करेंगे इसकी डोसेज की। एक सैशे 1 गिलास पानी में अच्छे से मिला के इसको पीना है सुबह खाली पेट। और जो लोग जिम जाते हैं वो सुबह जिम जाने से पहले इसको पी कर जाए। विद इन 7 डेज, 7 से 10 दिन के अंदर अंदर वो आपको वापस फोन करेंगे कि अरे यार क्या दे दिया, बहुत एनर्जी फील हो रही है। जहां मैं पहले 1 घंटा एक्सरसाइज करते करते मेरी हालत खराब हो जाती थी, वहां आज इस वक्त मैं 1.5 2 घंटे भी एक्सरसाइज बिना थके कर लेता हूं। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसे जिम वाले आ रहे हैं प्लस जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या एनर्जी लेवल स्लो रहते हैं, उसमें भी आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। अब बात करेंगे CoQ10। कोएंजाइम Q10 क्या है, कोई जानता है, कुछ सुना है इसके बारे में? शरीर का एक पार्ट होता है, यानी कि कोएंजाइम Q10 अगर आम भाषा में बोलूं तो ये है विटामिन लाइक सब्सटेंस, यानी कि विटामिन जैसा। ये विटामिन नहीं होता लेकिन विटामिन जैसा होता है। अब इसका मेजर काम क्या होता है, हमारी बॉडी को ऊर्जा देना, एनर्जी देना। बस वो Q10 एक ही काम करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। हमें खाना खाना पड़ता है जिसमें 2 3 3 4 4 बार एनर्जी के लिए, वरना चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और हम अपने घरों में खाना कहां से लाते हैं, किचन से। सारा खाना हमारा किचन में होता है। जैसे हमारे घर में हमारा किचन है, ठीक वैसे हमारे जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनका भी किचन होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वो उसको आप आम भाषा में अपने सेल्स का किचन बोल सकते हो। जैसे हमारा घर का किचन जहाँ से हम ऊर्जा लेते हैं, वैसे ही सेल्स जहाँ से ऊर्जा लेता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि उनका किचन, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। अब आपके पास किचन है, आपके पास खाना है, सब्जियां कटी हुई है, आटा गूंदा हुआ है, सब है, बस एक चीज रह गई, लाइटर या फिर माचिस, यानी कि चिंगारी रह गई गैस ऑन करने के लिए। तो क्या खाना बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। आटा पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, सब्जियां खराब हो जाएंगी, लेकिन
खाना नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास वो चिंगारी नहीं है, वो स्पार्क ही नहीं है आग जलाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। ठीक वैसे ही हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो सेल्स का किचन है, उसमें जो स्पार्क, जो चिंगारी का काम करता है, वो कौन कर रहा है? कोक्यूटेन। अगर हमारे सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास कोक्यूटेन नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगी, सेल्स ठीक से काम नहीं करेंगे, हमारे टिश्यूज खराब होने लगेंगे, हमारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे और हमारी अल्टीमेटली पूरी की पूरा शरीर खत्म। तो इसीलिए कोक्यूटेन हमारी एकदम बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी सी, जो कि हमें क्या दे रही है? एनर्जी दे रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये नेचुरली हम सबके शरीर में बनता है, नेचुरली, और सबसे ज्यादा बनता है 20 से 30 उम्र के आसपास। होता है कि नहीं? उस टाइम पे सबसे जोश में होता है, अरे आजा देखी जाएगी, किसी से भी भिड़ने को तैयार, कोई डर नहीं आगे पीछे का, अरे अभी तो आज मैं देखता हूँ, बाद का बाद में देखूंगा, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी सर पे चढ़ी होती है, हम यंग होते हैं, जोश होता है। पर जैसे ही 30 क्रॉस होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, तो क्या होता है? जोश कम होने लगता है। ये बेसिकली जोश नहीं है जो कम होने लगता है, ये क्या है? कोक्यूटेन है जो कि कम होने लगता है, क्योंकि कोक्यूटेन कम हो गया तो एनर्जी कम हो गई है, और जब एनर्जी कम हो जाएगी तो कहाँ जोश आता है शरीर में? सारा जो खेल है वो किसका है? एनर्जी का है भाई। जानते हैं जो उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के बाद हमारी एनर्जी कम हो रही होती है, एनर्जी कम होने को कहते हैं तेरी उम्र बढ़ गई। मेजर जो सारा खेल है वो एनर्जी का है, सारा खेल। जो एजेड होता है लेकिन अगर वो अच्छे से आपसे बात करे, एनर्जी में बात करे, तो क्या बोलते हो आप? यार ये तो अभी भी जवान है, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत है। तो यानी कि सारा खेल एनर्जी का है। तो इसलिए कोक्यूटेन कर क्या रहा है? आपको एनर्जी दे रहा है, दबा के एनर्जी दे रहा है, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से काम करे, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करे। और ये किस किस को एनर्जी देता है? हमारे मेन ऑर्गन्स को सबसे ज्यादा, हार्ट, किडनी, मसल, ब्रेन एंड लिवर। अब भाई मैंने बताया एनर्जी देता है, सारे सेल्स को एनर्जी देता है, तो इसको हार्ट में क्यों रखा है? ये तो पूरी बॉडी को एनर्जी दे रहा है, ये सिर्फ हार्ट को तो नहीं दे रहा है। तो इसका ये कारण है, हमारे घर में सबसे ज्यादा खाना कौन खाता है? जेंट्स लोग, पापा वगैरह, हस्बैंड वगैरह। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल स्ट्रेंथ का काम भी तो ज्यादा करते हैं, फील्ड में जाते हैं, फिर घर आके बच्चों के साथ भी खेल रहे हैं, क्योंकि वो फिजिकल स्ट्रेंथ का ज्यादा काम करते हैं, तो उनकी बॉडी क्या करती है? ज्यादा खाना मांगती है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? हार्ट। इसीलिए कोक्यूटेन की सबसे ज्यादा जरूरत किसको होगी? हार्ट को होगी। ये कारण है हमने इसको हार्ट के सेक्शन में रखा है। लेकिन अगर आपके पास कोई आता है, वो कहता है मेरा हार्ट ठीक है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी उसको आप कोक्यूटेन दे सकते हो। अगर वो कहता है मेरी एनर्जी लेवल्स कम है, हार्ट उसका ठीक है, बस कह रहा है कि यार मेरी एज 35 है और मेरे को एनर्जी बहुत ही कम लग रही है, तो मैं क्या करूं? आपको कोक्यूटेन दे दो। हार्ट की प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है कोक्यूटेन रिकमेंड करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ एनर्जी देता है। अब क्योंकि मैंने बताया ये 20 से 30 की उम्र में बॉडी में बहुत अच्छे से बन रहा है, तो उसको कब रिकमेंड करना है? आफ्टर 30 से पहले रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है बॉडी को, क्योंकि बॉडी में नेचुरली बन रहा है, हमें ओवरडोज देने की कोई जरूरत नहीं है। 30 के बाद ही कोशिश कीजिएगा कोक्यूटेन रिकमेंड किया करें। अब बात करेंगे कोक्यूटेन कहां पे आप दे सकते हो। कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि मैं बता रही हूँ, जहां तक अगर आपको जैसे ही सिम्टम दिखा, आप बोलो अच्छा ये कोक्यूटेन ले ले। सबसे पहला है एंजाइना। एंजाइना एक मेडिकल टर्म है जिसको आम भाषा में बोलते हैं चेस्ट पेन, यानी कि छाती में दर्द। और वो कहते हैं मेरी छाती में दर्द रहता है, पता नहीं क्यों सुबह उठता हूं तो छाती में दर्द होता है, तो छाती का दर्द सुनते ही आप कोक्यूटेन रिकमेंड कर सकते हैं, अगर वो 30 के ऊपर का है तो। उसके बाद एक और कंडीशन होती है अरिदमिया। अरिदमिया मतलब जानते हैं मेरे हार्ट की एक रिदम होती है। कौन सी रिदम होती है? हम धक का गाना भी बनाए, सुना है? सुना सबने होगा, रिदम भूल गए। धक धक करके हमारे हार्ट की रिदम होती है। इसी रिदम को बनाए रखने के लिए हार्ट धड़कता है, इस रिदम से ही वो अपने काम करता है। और अरिदमिया मतलब उस रिदम का खराब हो जाना। अगर आपके पास कोई आ रहा है, कह रहा है मेरा दिल कभी तेज से धड़कता है, कभी धीरे से धड़कता है, बीच में मुझे लगता है कि मेरी कुछ बीट्स भी गायब हो जाती है, मैंने नोटिस कर रहा हूँ, मैंने अपना बीट चेक करी, मुझे लगता है मेरी हर 11वीं 12वीं बीट भी गायब हो रही है। कोई भी आपकी बीट से रिलेटेड कुछ भी, रिदम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है, उसमें भी आप कोक्यूटेन रिकमेंड कर सकते हो। उसके बाद है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे दिल के आसपास जो मसल्स होती हैं, जो कि दिल को पकड़ के रखती है, सपोर्ट देती है ताकि वो धड़के, वो बेचारी डैमेज हो जाती है, वो खराब हो जाती है। तो ये जो कंडीशन जिसको होगी उनको पता होता है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाते हैं इसका
का पूरा टेस्टिंग करवाते हैं। तो अगर कोई कहता है मेरी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो। साथ ही साथ प्री वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, ये वाली मूवमेंट जो हमारा जब दिल धड़कता है वैसे ऐसे हिलता है, ये मूवमेंट बनी रहती है। और इस मूवमेंट में जो कि वो दिन रात करता है, बहुत एनर्जी लगती है। इस मूवमेंट को बनाए रखने के लिए भी CoQ10 बहुत काम का है। और लास्ट, कोई अगर किसी हार्ट सर्जरी से रिकवर हो रहा है, जिसकी कोई हार्ट सर्जरी हुई है उससे रिकवर हो रहा है, तो उसमें भी आप ये दे सकते हो। मैंने बोला हार्ट सर्जरी से रिकवर हो रहा है तो दे दो, सुबह हार्ट सर्जरी और शाम से चिपका दिया CoQ10, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वक्त दो 3 हफ्ते ताकि थोड़ा नॉर्मल हो जाए, रिलैक्स हो जाए, फिर उसको CoQ10 दो, फिर उसकी अच्छी रिकवरी होगी और अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। अब अगर बात होती है इसकी डोसेज की, ये लेना है 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। अब ये 1 कैप्सूल दिन में 2 बार बोला है, तो यानी कि वही वाले काम चोरी नहीं करने जो खाने के साथ करी, एक ही बारी में दोनों, बिल्कुल नहीं। एक बारी में इतनी एनर्जी और एकदम से शाम तक लो फील करने का कोई फायदा नहीं है। 2 बोलिए तो एक करके लीजिए, बांट के लेना है ताकि जो एनर्जी लेवल है वो कांस्टेंट रहे, बने रहे। एक बारी में 2 कैप्सूल की जरूरत शरीर को बिल्कुल नहीं। अब आगे बढ़ेंगे हम जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ में, यानी कि हड्डियों और जोड़ों की तरफ। हमारे शरीर में हम जितनी भी मूवमेंट करते हैं, हम बैठते हैं, हम उठते हैं, हम चलते हैं, मैं हाथ यूज कर रही हूँ, ये सब किस वजह से हो रहा है? हड्डियों के वजह से। जरा सोचो, किसी ने आपके शरीर से हड्डियां खींच ली तो क्या होगा? स्ट्रक्चर रह जाएगा, बोरी की तरह पड़े रहेंगे कि नहीं? राइट। किसी काम के नहीं, रेंगने की नौबत आ जाएगी, इतना बुरा हाल हो जाएगा अगर हमारे शरीर से किसी ने हड्डियां खींच ली। तो हड्डियां इतनी जरूरी है, बहुत जरूरी। अब पर हड्डियों का ख्याल कौन रखेगा? बहुत मेहनत का काम है, छोड़ो ना, जब तक चल रहा है। जब प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे। जब हम पैदा होते हैं हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, किसी की 209 भी है। आप जानते हैं जब हम पैदा होते हैं, जैसे हम पैदा हुए उस टाइम पे हमारे शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, जब हम जस्ट पैदा होते हैं। तो जब हम बड़े होते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, हम बढ़ रहे हैं, तो वो सारी हड्डियां बढ़ती हैं, जुड़ती हैं और कितनी हो जाती है? 206 हो जाती हैं। यानी कि अभी हम सबके शरीर में 206 हड्डियां हैं, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है वो होता है 300 हड्डियों के साथ। यानी कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। और हमारे शरीर में वो कौन सा पार्ट है जो कि हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं? हिंट भी दे रही हूं मैं, हाँ, सबसे ज्यादा हम इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ लेते हैं, यूज बहुत करते हैं। फिंगर्स है, इसको भी हम अच्छे से मोड़ लेते हैं। आप जानते हैं इतने से हाथ में, हथेली की अगर सिर्फ बात करूं यहाँ तक, इतने से हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? 27, इतने से हाथ में। तो दोनों हाथों के मिला दो तो कितनी हो गई? 54। यानी कि 54 हड्डियां तो हाथ ही ले गए, इतनी ऑलमोस्ट आधी। उसके बाद हमारे फुट में, यानी हमारे पंजा जो होता है उसमें होती है 25 से 26 हड्डी एक पंजे में। तो यानी कि अगर लगभग 100 के आसपास तो हमारे हाथ और हमारे पंजे लगे, बाकी बची कुछ हमारी स्पाइनल कॉर्ड बन गई, हिप बोन बन गई, हमारे जो मेन आर्म्स वगैरह ये सब बन जाती है। यानी कि इतनी सारी बोन्स है जिसका हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि आप किसी ने आर्थराइटिस के बारे में सुना है? गठिया सुना हुआ है सबने। ये प्रॉब्लम आप जानते हैं पहले कब हुआ करती थी? 40 साल के बाद। मुश्किल ही होता था कोई जो 40 साल के पहले इस बीमारी के साथ होता था, मुश्किल। और 40 साल के बाद भी जरूर नहीं, अगर आप 41 के आज हुए तो आज से आर्थराइटिस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 40 साल के बाद भी ऐसे काफी लोग थे जिनको प्रॉब्लम नहीं होती थी, 40 साल के बाद ज्यादातर देखी जाती थी। लेकिन आज इस टाइम पे मेरे पास 26 साल के, 27 साल के, 30 साल के लोग आते हैं कि मेरे को घुटने में दर्द है। मैं पूछती हूँ आपने कोई टेस्ट करवाया? जिन्होंने करवाया होता है उन्हें पता होता है उनको आर्थराइटिस है, आधे उन्हें करवाया ही नहीं होता, उन्हें बस इतना पता होता है कि मेरी हड्डियों में दर्द है। जब मैं उनको बोलती हूँ कि जाकर अपने RF फैक्टर वाला टेस्ट करवा लो, आर्थराइटिस का टेस्ट करवा लो, तो मैक्सिमम केसेस में वो पॉजिटिव आ रहा है। सोचो 26 साल, 30 साल कितनी होती है? 25 साल में तो शादी होती है, उसमें 26 साल में आप आर्थराइटिस लेके बैठ जाओ। इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल हड्डियों की। हड्डियों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बहुत। अब आपके पास कोई आ गया, मेरे जोड़ों में दर्द है, अब आप कैसे पहचानोगे कि
बताती हूँ। सबसे पहला आपका जोड़ा देखोगे तो वो हल्का रेड कलर का होगा, रेडनेस होगी, लालपन होगा उसके जोड़ों में। उसके बाद वार्म, अगर आप उसको टच करोगे तो गर्म होगा, जैसे आप, क्योंकि वहां पे जलन रहती है, इन्फ्लेमेशन रहती है, दर्द रहता है, तो वहां पे गर्माहट होगी। और लास्ट है स्वेलिंग, यानी कि सूजन होगी। अगर आपके पास कोई आता है उसके पास ये तीनों सिम्टम्स, इसमें से अगर एक या दो सिम्टम्स भी है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसको शायद आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। और जानते हैं जैसे आर्थराइटिस होता है वो क्या पकड़ता है, सीधा हमारे मेजर जॉइंट्स को पकड़ता है, सीधा मेजर। सबसे पहले पकड़ लेता है नीज, यानी कि सबसे पहले हमारा चलना फिरना बंद कराता है। पहले तो बैठ एक जगह, बाकी तेरी हड्डियां बाद में पकड़ूंगा। सबसे पहले हमारे घुटने पकड़ लेता है, उसके बाद हमारे हाथ, जो कि हम बता रहे सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद पहले बैठाया, फिर बैठना भी बंद कर दिया, हिप्स भी पकड़ लिए, फिर आपके पंजे, फीट और फाइनली आपकी स्पाइन, सब बंद कर दिया। यानी कि मेजर सारे जॉइंट्स जो कि आपको चाहिए थे वो सारे उसने खत्म कर दिए। तो आर्थराइटिस को जितना टाइमली ट्रीट किया जाए उतना ही जरूरी है। अब बात हो रही है आर्थराइटिस की, तो इसमें हमने एक सप्लीमेंट लॉन्च किया है, ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन से मैंने एक प्रॉब्लम देखी है, जैसे इसके आगे लोग देखते हैं ग्लूको तो क्या समझते हैं किसके लिए, डायबिटीज, शुगर के लिए है। इसके नाम से बड़ा कंफ्यूजन होता है। ग्लूकोसामाइन का शुगर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप डायबिटीज वालों को दे नहीं सकते, आप दे सकते हो, लेकिन अगर आप ये सोच के दोगे कि अच्छा तेरी शुगर बढ़ी हुई है, ग्लूकोसामाइन ले शुगर कंट्रोल हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये शुगर को कम ज्यादा नहीं करती, दे सकते हो, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो कभी भी शुगर वालों के साथ कंफ्यूज नहीं करना। अब ग्लूकोसामाइन की बात करने से पहले मैं ये बात कर रही हूँ कि हमारा एक नॉर्मल जॉइंट होता कैसे, एक हेल्दी जॉइंट कैसे होता है। ऐसे दो हड्डियां जुड़ी रहती हैं, दो हड्डियां ऐसे जुड़ी हुई हैं, आसपास ऐसे दोनों हड्डियों के ऊपर कार्टिलेज, सॉफ्ट हड्डी जो हमारे कानों में भी होती है, जो मोड़ी जा सकती है, ये हड्डी ने एक परत बना रखी है दोनों हड्डियों के ऊपर, और आसपास है फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं आम भाषा में। तो ये हड्डियां हैं, इनके ऊपर कवरिंग है, आसपास ग्रीस है, तो क्या हो रही है, मूवमेंट अच्छे से हो रही है, बिना किसी आवाज के, बिना किसी दर्द के हम चल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, हाथ मूव कर रहे हैं, कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे जॉइंट स्वस्थ है। ये स्वस्थ जॉइंट के बारे में मैंने बताया। अब आर्थराइटिस में क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा जो ग्रीस है वो क्या होता है, कम होने लगता है। अब घर की कुंडियों में अगर कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक तेल न डालो तो क्या होता है, आवाज आती है, बहुत तगड़ी आवाज आती है। ठीक वही हमारे जोड़ों के साथ होता है, क्योंकि हमारी जो ग्रीस है वो कम हो रही है, तो हमारे जो जोड़े हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि ग्रीस कम हो गई है तो मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाती, आराम से नहीं हो पाती, और हमारा जो कार्टिलेज की बता रही सॉफ्ट हड्डी, जो लेयर बना रखी है जिसमें हमारी हड्डियों के ऊपर वो आपस में टकराने लगती है, और क्योंकि जब वो टकराएगी तो आवाज तो करेगी, और जब वो आवाज करती तो आपके पास काफी लोग आएंगे कि मेरी हड्डियों से, मेरे जोड़ों से आवाज आ रही है लेकिन दर्द नहीं है, दर्द नहीं होता मेरे को, बस आवाज आती है, बाकी सब ठीक है। तो अगर कोई आपके पास ऐसे आ रहा है तो उसको बोलिए कि देख भाई, पहले पड़ाव पे तू पहुंच गया है, इससे पहले ये आगे बढ़े, यहीं पे शुरू हो जा, अपने घुटनों का ख्याल रखना। और भी आपके पास कुछ केसेस आएंगे इस पहले पड़ाव को लेके। कुछ लोग बोलेंगे वैसे मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कहीं बैठ जाऊं फिर उठूं तब दर्द होता है। ये भी इसलिए होता है क्योंकि ग्रीस कम हो गई है, आपके जो जोड़े हैं जॉइंट्स उसमें अकड़न आ रही है, स्टिफनेस आ रही है। एक और केस आपके पास आ सकता है, वो बोलेंगे मेरा हाथ है, मैं यहाँ तक भी मोड़ पाता हूँ, इससे आगे नहीं मोड़ पा रहा, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ तो बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं आप इसको सिम्टम्स में काउंट कर सकते हो। अब ये रहे पहले पड़ाव के सिम्टम्स, जब ग्रीस कम हो रहा है, मोड़ा नहीं जा रहा, एक जगह एक पोजीशन में बैठ जाओ तो दर्द हो रहा है और आवाज आ रही है, ये पहला स्टेप। अब इस टाइम पे लेकिन ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दर्द नहीं हो रहा तो मैं क्यों ध्यान दूं, जब दर्द होगा तब देखूंगा। तो हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी कार्टिलेज टकराती रही, बेचारी वो तो सॉफ्ट बोन है, मुलायम हड्डी है, वैसे इतनी सॉफ्ट रहती है, वो घिसते एक टाइम आएगा जब वो खत्म हो जाएगी, आएगा आ जाएगा, क्योंकि छोटी सी है, पतली है, वो घिसते खत्म हो जाएगी। अब क्या टकराएंगी, हड्डियां टकराएंगी, और जिस दिन हड्डियां टकराती है मुंह से बड़े जोर की आवाज आती है, दर्द हो गया। घुटना आपसे बोलता है कि देख भाई, इतने दिनों से आराम से तुझसे बात
धीरे धीरे कुछ कर ले, तकलीफ हो रही है, कुछ शुरू हो रही है प्रॉब्लम, ध्यान दे मुझ पे, कुछ कर ले, लेकिन तूने कुछ नहीं किया। जब मैंने जब जोर की बोला तुझे, तब सीधा नी रिप्लेसमेंट के लिए चला गया, 5-10 लाख रुपए खर्च करने को तैयार हो गया। जब मैं आराम से बात कर रहा था तब क्यों नहीं सुना? इसलिए आपकी बॉडी हर वक्त आपसे बातें करती है, सुनना बहुत जरूरी है। जैसे आपके पास कभी भी कोई जॉइंट्स की पेशेंट्स आते हैं, आपको बोलते हैं दर्द हो रहा है, कैसे आवाज आ रही है, अकड़न आ रही है, उन सब में ग्लूकोसामाइन जरूर रिकमेंड करें। अभी ग्लूकोसामाइन काम कैसे करता है? तो मैंने बताया नॉर्मल मैकेनिज्म, इसमें ग्लूकोसामाइन कैसे काम करता है। ग्लूकोसामाइन अकेले काम नहीं करता, उसका एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा जिगरी दोस्त है, कॉन्ड्रोइटिन। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों ने क्या किया, अपने अपने काम बांट दिए। देख भाई तू ये कर, मैं ये करता हूँ, दोनों अपना अपना काम अच्छे से करेंगे। तो इसमें जो मैं बता रही थी, ग्रीस कम हो जाती है। जो मैं साइनोवियल फ्लूइड की बात कर रही थी, उसको स्टिमुलेट करता है, उसकी प्रोडक्शन करता है ग्लूकोसामाइन। हमारी ग्रीस बना रहे हैं ग्लूकोसामाइन। और दूसरा मैं बता रही थी, कार्टिलेज जो घिस के खत्म हो जाती है, उसकी रीजनरेशन यानी उसको फिर से बनाता है कॉन्ड्रोइटिन। तो कॉन्ड्रोइटिन आपके कार्टिलेज पे काम कर रहा है और जो ग्लूकोसामाइन है वो आपके फ्लूइड पे काम कर रहा है। तो जब आपका फ्लूइड वापस आ गया, आपकी जो कार्टिलेज है वो वापस बन गई, तो जोड़ा वापस से स्वस्थ हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। इससे मैंने एक प्रॉब्लम देखी कि जब भी आप किसको रिकमेंड करते हो, आपने रिकमेंड कर दिया, उनको समझा दिया, 15 दिन बाद ही आपको फोन वापस आता है, मैं 15 दिन से ले रहा हूँ, दर्द तो नहीं जा रहा, 15 दिन से ले रहा हूँ, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा। तो उनको ये जरूर बोलेगा कि ये प्रोसेस रात में होने वाला या महीने भर में होने वाला बिल्कुल नहीं है। आपका वापस से फ्लूइड बनाना है भाई, इस हड्डी को वापस से रीजनरेट करना है। ये महीना भर 2 महीने में नहीं होगा, इसका रिजल्ट आते आते 6-6 महीने लग जाते हैं। मैंने देखा है 6-6 महीने, लेकिन जॉइंट स्वस्थ होता है, टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। इसलिए पहले ही रिकमेंड करते हैं, उनको बोल दीजिएगा 15 दिन, महीना भर में अगर आप सोच रहे हो कि एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, तो ये नहीं है। जो हमारा घुटना है वो भी रातों रात खराब नहीं हुआ, वो सालों से धीरे धीरे खराब हुआ है। तो कम से कम उसका आधा वक्त तो लेगा वापस ठीक होने को, लेगा कि नहीं? लेगा, रातों रात कुछ नहीं होने वाला। तो उनको पहले बोल दीजिए धैर्य रखिए और इसको कंज्यूम करते रहिए। विद इन 3 मंथ 6 मंथ धीरे धीरे आपको उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया था ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम के साथ एक और सप्लीमेंट देना, कौन सा था? फ्लैक्सीड। अरे वाह, मैं बीच में जो क्वेश्चन पूछती रहूंगी। तो मैंने जैसे कि बताया कि ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्रोइटिन काम कैसे करते हैं। अब इसकी डोसेज देखते हैं। एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप आसानी से ले सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और मिनिमम इसको जिसको भी रिकमेंड करो 6 महीने मिनिमम लो। वैसे हम 3 महीने बोलते हैं, लेकिन ग्लूकोसामाइन के साथ मैं खुद 6 महीने ही रिकमेंड करती हूँ। 6 महीने आराम से लगते हैं अच्छे बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए। अब बात होगी कैल्शियम की। यहाँ कितने लोग 1 गिलास दूध डेली पीते हैं? 1 गिलास, एक में इतने कम हाथ खड़े हुए हैं। अच्छा 2, 3, 4, 4 तक 4 हाथ भी नहीं बचे, सिर्फ 2, 3। बाकी लोग क्यों नहीं पीते? वही मैंने देखा 1 गिलास में भी हाथ नहीं खड़े हुए थे, टेस्ट नहीं अच्छा लगता। यहाँ से मैं सुन रही हूँ चाय पी लेते हैं, दूध खराब आ रहा है। ये मैंने भी कंसेप्ट सुना हुआ है। जैसे मैं पूछती हूँ आप दूध नहीं पीते हो, तो दूध आपको बॉडी कहाँ से लेगी, कैल्शियम कहाँ से लेगी? तो वो क्या कहते हैं, हम दूध नहीं पी पाते 1 गिलास, लेकिन दिन की 4-5 चाय हो जाती है और हर चाय में 50-50 ml दूध तो डलता है। तो 4-5 गिलास में मिला लो तो कितना हो गया? 200 से 250 ml, यानी कि 1 गिलास हो गया